गुड इवनिंग टू यू ऑल। कल 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है और इसी के कंटेक्स्ट में मैं कुछ चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा। ये डिस्कशन दो पार्ट में होंगे। पहले पार्ट में हम इस चीज़ को फोकस करेंगे कि अभी से लेकर सुबह तक क्या करें क्या नहीं करें, और फिर हम सेकेंड पार्ट में एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटजी को फोकस करेंगे। देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। भले ही ये कहा जाता हो कि सिविल सेवा परीक्षा पीटी के स्तर पर वह इंफॉर्मेशन का टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है। मेंस के स्तर पर यह नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन का टेस्ट है, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है। लेकिन व्यवहार में अगर आप जाकर के देखें तो इंटरव्यू ही नहीं, पीटी और मेंस एग्जाम भी लास्ट 24 आवर में आकर के वो पर्सनालिटी टेस्ट का फॉर्म लेने लगती है। और इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। मतलब कल 2 घंटे कैसे आप मैनेज करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आज से अभी से लेकर एग्जामिनेशन हॉल के 2 घंटे तक के समय को आप कैसे मैनेज करते हैं। इस दौरान जो प्रेशर क्रिएट हो रहे, उस प्रेशर को आप कैसे मैनेज करते हैं। जैसे पहली चीज कॉमनली आपको देखेंगे कि आप में से कई लोगों पर दबाव निर्मित हो रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गए। अगर करेंट रिवीजन के लिए निकाल रहे होंगे तो पता चला ज्योग्राफी मिस कर रहे हैं, हिस्ट्री मिस कर रहे, साइंस मिस कर रहे हैं, इकोनॉमी मिस कर रहे। इकोनॉमी उठाएंगे तो लगेगा करेंट हाथ से निकल रहा, ज्योग्राफी हाथ से निकल रहा। ये नेचुरल है, इसमें अननेचुरल जैसा कुछ नहीं है। इसको सहज भाव से लें और अपने आप को यह समझाने की कोशिश करें कि सामान्यतः वनडे एग्जाम जो होते, वनडे एग्जाम से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक मायने में भिन्न है। वनडे एग्जाम में आप 11 महीने बहुत पढ़ें, लेकिन एग्जामिनेशन के पहले के 1 महीने आप ढीले पड़ जाएं, आपका परफॉर्मेंस प्रभावित होगा। लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर लास्ट 11 महीने आपने पढ़े हैं और एग्जामिनेशन के ठीक 1 महीने पहले आप डिस्टर्ब रहे या उस तरह से पढ़ाई नहीं हुई जैसा आप सोच रहे हैं, तो इससे आपका परफॉर्मेंस प्रभावित तो होगा, लेकिन बहुत प्रभावित नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी भले आपको लग रहा हो कि सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इस बात को मत भूलें, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, तो प्रश्न के साथ साथ 4 ऑप्शन भी आपके सामने होंगे, और उन 4 ऑप्शन के सहारे जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने समझा है, आप उसको रिकॉल करने की स्थिति में होंगे। इसलिए इस स्थिति से भी घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता वह यह कि अभी से कल सुबह तक अपनी सहजता को बनाए रखें। सहजता बनाए रखना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप में से किसी को
पढ़ने पर कॉन्फिडेंस मिलता है, पढ़ने से कॉन्फिडेंस मिलता, और वो पढ़ करके अपनी सहजता को बनाए रखने में कहीं अधिक समर्थ हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए। और अगर आप में से कोई पढ़ने की स्थिति में दबाव में आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पढ़ने से परहेज करना चाहिए। अपने टेम्परामेंट को बनाए रखने को प्राथमिकता देनी चाहिए, कूलनेस और कामनेस को बनाए रखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। महत्वपूर्ण पढ़ना या ना पढ़ना नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि अपनी सहजता को हम कैसे बनाए रखें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, आप में से जो लोग भी पढ़ने के विकल्प को चुन रहे, उन्हें मेरा सजेशन होगा कि किसी भी नई चीज को पढ़ने से परहेज करें, पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करें, रिवीजन को प्राथमिकता दें। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, यह आपके आउटकम को बढ़ाएगा। इसी के कंटेक्स्ट में चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर आप में से कई लोग हैं जिनके मन में कई तरह के भाव आते होंगे। ओह, इस बार ये चूक हो गई, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। हमेशा एक बात ध्यान रखें, अब युद्ध के मैदान में आप उतर चुके हैं, और जब युद्ध के मैदान में आप उतर चुके हैं तो उस स्थिति में दुश्मन कितना शक्तिशाली है और आप कितने कमजोर हैं, अगर इस अप्रोचेज के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो विश्वास करें, युद्ध में आपकी पराजय सुनिश्चित है। इसलिए जब युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं तो यह नहीं सोचना है कि हमारे तर्कस में कौन से तीर हैं और कौन से तीर नहीं हैं। जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने जाना, जो कुछ हमने समझा, जितना पढ़ा, हम उसी को आधार बना करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, बिना परिणाम की चिंता किए हुए। क्योंकि हमेशा बंधु ध्यान रखें, अपेक्षाएं जब बोझ बनने लगे तो उन अपेक्षाओं को जो है छोड़ देना, उन अपेक्षाओं को दूर धकेल देना, उन अपेक्षाओं को, खुद को उन अपेक्षाओं से परे ले जाना, ये श्रेयस्कर है। होगा नहीं होगा इस चिंता से मुक्त हो जाए, क्योंकि होने ना होने की दुविधा में आप तभी रहेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तभी दे पाएंगे जब आप अपनी नेचुरलिटी को बनाए रखेंगे, जब खुद पर विश्वास करेंगे, जब अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्रोग्राम, अपने विजन में आपका विश्वास होगा, आपकी आस्था होगी। और इसीलिए मेरी यह सलाह होगी कि रात में भरपूर नींद लें, परिणाम की चिंता किए बगैर क्या छूट रहा है, क्या पकड़ना है, इस चिंता से मुक्त रहकर एग्जामोफोबिया से बचें। क्योंकि अभी से कल तक खुद को मैनेज करना उन लोगों के लिए आसान नहीं होने जा रहा जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, जिन पर प्रेशर हावी होता चला जाता है। चाहे बीमार, चाहे लूज मोशन हो, वोमिटिंग हो, फीवर हो, या
तबीयत खराब होने के डिफरेंट फॉर्म हैं। एग्जामिनेशन के पहले के 48 घंटे में ये चीजें सामने आती हैं, ये अनकॉमन नहीं है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि परीक्षा के भय से मुक्त हो, और यह तभी संभव है जब परिणाम की चिंता से हम मुक्त हो जाएं। गीता में श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म करते चलो, फल की चिंता छोड़ दो, फल की चिंता से मुक्त रहो। क्योंकि फल के प्रति आसक्ति, परिणाम के प्रति आसक्ति कहीं न कहीं कर्म को अवरुद्ध करती है, कर्म को बाधित करती है, और ऐसी स्थिति में फल से दूर रहने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो ये बात मैंने आपके साथ की कि अभी से एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले तक क्या करें। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के लिए जब आप घर से निकल रहे हैं तो बीपीएससी ने जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं उनको प्रॉपरली पढ़ें, उनको फॉलो करें। दबाव में ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए और अनड्यू परेशानियां उठानी पड़े। अब मैं वापस लौटता एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटजी पर। पहला प्रश्न जो उभर कर आता, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो मोटा मोटी अगर क्लासिफाई मैं करूं, कल जब 150 क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो उन सारे प्रश्नों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर 1, 100% यस, जहां आप जानते हैं कि इसका यही आंसर होगा, और ऐसे प्रश्नों की संख्या 55 से 60 के आसपास होगी। 15 से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जहां 100% नो होगा। मतलब जहां आपको हवा नहीं लगेगा, 15 से 20 प्रश्न ऐसे हो सकते। और शेष 70 से 75 प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर आप यह जानने की स्थिति में नहीं होंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट करने की स्थिति में होंगे। तो जहां पर 100% यस है, निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्नों को आपको करना चाहिए। साथ ही आपको यह इंश्योर करना होगा कि ऐसे प्रश्नों को कम से कम समय में हम करें, जो रिएक्शन टाइम है उसको मिनिमाइज करें। 100% जो नो है वहां पर भी समय देने का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो नहीं, वहां पर भी समय बचा दें। और जहां पर 50-50 की स्थिति बन रही, मतलब ऐसे प्रश्न जहां ना 100% यस है ना 100% नो है, तो ऐसे प्रश्नों में आंसर तक पहुंचने के लिए हम 2 तरीके का इस्तेमाल करते। फर्स्ट फेज में हम एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते। हम नहीं जानते आंसर क्या होगा, लेकिन ऑप्शन से गुजरते हुए हम यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते कि क्या नहीं होगा। और जब 2 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर लिया तो रेस्ट 2 ऑप्शन जो है उसमें इंटेलेक्चुअल गेसिंग हम करते। जो हमारी जानकारी है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास समझ है, उसके आधार पर हम यह जज करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से किसके आंसर होने की संभावना प्रबल है। और मुझे लगता है 50-50 वाले प्रश्नों को
आपको निश्चित तौर पर अटेम्प्ट करना चाहिए। और मोटा मोटी आप लेकर के चलें तो कुल मिलाकर के 130 प्लस माइनस प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे, और 130 प्लस माइनस प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। वो 125 भी हो सकता, वो 135 भी हो सकता। हाँ, उसके नीचे अगर आप जा रहे हैं तो फिर ये चीज ध्यान रखेंगे कि तब तक जब तक आप में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर होने की संभावना कम होती चली जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो प्रश्न उठता, कलरिंग का क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, इसका भी कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। कई लोग प्रश्न करते जाते और कलर करते चलते हैं। कई लोग पहले प्रश्न सॉल्व कर लेते फिर कलर करना शुरू करते, और कई लोग 50-50 के लॉट में प्रश्न करते हैं और फिर उसको कलर करते। इनमें से जो भी तरीका आपके लिए कन्वीनियंट है, जिस तरीके को आपने फॉलो किया है, आपको वही तरीका एग्जामिनेशन हॉल में अपनाना चाहिए। हाँ, यह जरूर कहूंगा, घड़ी पर जरूर नजर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अहम होगा। ऐसा नहीं हो कि प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया हो, लेकिन टाइम मैनेज ना कर पाने के कारण हम कलर नहीं कर पाए और इसके कारण हमारा परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, मेरी समझ कहती है पीटी क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। पीटी क्वालिफाई करना 2-3 बातों पर निर्भर करता। नंबर 1, जिन प्रश्नों को आप जान रहे हैं वहां तो गलती नहीं कर रहे। नंबर 2, जो आसान प्रश्न है वहां गलती नहीं कर रहे। जो प्रश्न सब सही कर रहे हैं वहां गलती नहीं होनी चाहिए। इन 3 चीजों को अगर आप मैनेज करेंगे तो प्री होने की संभावना सही प्रबल होगी। कहने का तात्पर्य, स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप ऑफ पेन को इफेक्टिवली चेक करना होगा। जानते हुए प्रश्नों को गलत करने से परहेज करना होगा, और इसके लिए जरूरी है प्रश्न को हम हल्के में ना लें, प्रश्न को हम गंभीरता से लें। इसके लिए जरूरी है कि हर ऑप्शन से गुजरें और उस पर विचार करें। इसके लिए जरूरी है कि प्रश्न को हम बारीकी से पढ़ें। क्या पूछा जा रहा है, कौन से कथन सत्य हैं पूछा जा रहा है, या कौन कौन से कथन असत्य हैं पूछा जा रहा, या कौन कौन से कथन सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा, या कौन कौन से कथन असत्य नहीं है यह पूछा जा रहा है। अक्सर ऐसे प्रश्नों में ये चूक होती है। ये तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा। प्रश्न को गंभीरता से पढ़ें। कोशिश आपको करनी है 150 प्रश्न से गुजरना है। ऐसा ना हो कि कुछ प्रश्न ऐसे रह जाएं जिनको समयाभाव के कारण या समय प्रबंधन ना कर पाने के कारण आप पढ़ ही ना पाए हो। यह तीसरी बात है। चौथी बात जो कहना चाहूंगा वह यह कि एग्जामिनेशन हॉल में अपने पर भरोसा बनाए रखें। ठीक है, कोशिश करें एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने के पहले किसी से यह डिस्कस ना करें कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। कोशिश करें ना किसी से प्रश्न पूछें एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कि अच्छा इस प्रश्न को जान रहे हो या नहीं, और ना
किसी दूसरे को परमिट करें कि वो आपसे 4 प्रश्न पूछ सके, क्योंकि आपको अपना प्रबंधन करना है, प्रेशर को मैनेज करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में होता है कि हमारे बगल वाला जो है वो हमसे ज़्यादा तेज होता है, और कई बार हम जानबूझकर भी उसकी कॉपी में झांकने की कोशिश करते, और कई बार नज़रें वहाँ चली जाती। और तब होता यह है कि अगर सामने वाले के 2-3 प्रश्नों पर नज़र गए, हमारी नज़रें गई और पता चला उसने कुछ और मारा, हमने कुछ और मारा, तो पता चला हम अपने आंसर को चेंज कर देते। अक्सर ये घाटे का सौदा होता है। तो ये मोटा मोटी कुछ बातें थी जिन बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था सार्थक संवाद के इस प्लेटफॉर्म से, और जिनको अगर आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल के 2 घंटे में आप अपना बेस्ट दे पाने की स्थिति में होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसा संभव है जो सेट आपको मिला है आपने पलटा, पहले पेज पर 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न में एक भी प्रश्न आप नहीं जान रहे, दूसरे पेज पर 6 प्रश्न है, 6 में एक भी प्रश्न आप नहीं जान रहे, आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा। ऐसी स्थिति में पेपर को पीछे से पलटे, हो सकता है कठिन प्रश्न 2 हिस्सों में विभक्त हो जाए, रैंडमली बीच से पलटे, पता चला बीच से पलटने पर या पीछे से पलटने पर एक पेज में 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न आप जान रहे, दूसरे पेज में 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न आप जान रहे, तो जो कॉन्फिडेंस आपने लूज किया है उस कॉन्फिडेंस को आप रिगेन करेंगे। मेरी बात ध्यान रखेंगे, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि कल जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उसमें 25% ऐसे छात्र होंगे जो इसलिए सफल होंगे कि बेहतर तैयारी ना होने के बावजूद उन्होंने प्रेशर को बेटर तरीके से मैनेज किया, स्ट्रेस को बेटर तरीके से मैनेज किया, एंड एट द सेम टाइम बेहतर तैयारी के बावजूद ऐसे बच्चे भी होंगे जो प्रेशर को मैनेज ना कर पाने के कारण, स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाने के कारण अंडर परफॉर्मर साबित होंगे। इसलिए सार्थक संवाद परिवार की ओर से मैं आप सबों को कल के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आप परचम लहरा करके वापस लौटेंगे। मेंस के समय कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अगेन ऑल द बेस्ट।